नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। चैनलों का एग्जिट पोल आने से पहले केजरीवाल अपना एग्जिट पोल ले आए हैं। और क्या नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत पक्की बता दी है केजरीवाल ने। आज सबसे पहले इसका चैप्टर होगा। केजरीवाल फिर जेल जाएंगे और सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी इस बार हाथ से क्या, इसके बारे में भी बात होगी। पानी के लिए तरसती दिल्ली का केजरीवाल से मोह भंग हो गया है क्या, यह भी बात होगी। साथ ही मोदी ध्यान में और राहुल अखिलेश तनाव में, चुनाव का रिजल्ट कैसे पता लग गया बॉस। 7वें फेज की वोटिंग के पहले विपक्ष ने खुद मोदी का प्रचार क्यों किया है, आज इसका चैप्टर भी होगा। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सब चुनाव में व्यस्त थे, मोदी जहाज भरकर सोना विदेश से क्यों ले आए। पीएम मोदी का वो एक्शन जो भारत के गोल्डन डेज वापस ला रहा है, आज उसके बारे में बताऊंगा। और फिर बात होगी गर्मी की। क्या विष्णु पुराण ने पहले ही बताया था कि जला देने वाली गर्मी पड़ेगी। 50 डिग्री की गर्मी में वो एक गलती जो आपकी जान ले सकती है, उसकी भी बात होगी। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि केस की जांच अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरा होने में समय लगेगा। विभव कुमार को पिटाई के केस में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। पेट्रोल पंप पर मारपीट के केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा की एक कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के घर की कुर्की का आदेश दिया। अमानतुल्लाह के बेटे पर नोएडा के एक पेट्रोल पंप में मारपीट के मामले में केस दर्ज है। इस केस में अमानतुल्लाह खान और उनका बेटा फरार चल रहा है। यूपी के हरदोई में एक छात्र की हत्या के बाद बवाल हो गया। मारे गए छात्र को श्रद्धांजलि देने जुटी भीड़ ने आरोपियों की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ ने आरोपियों के घर के बाहर तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कर्नाटक के कथित सेक्स टेप कांड के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने 6 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया है। प्रज्वल रेवन्ना को 35 दिन बाद कल रात जर्मनी से बेंगलुरु पहुंचते ही एयरपोर्ट पर एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया था और आज प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट में पेश किया गया। पुणे के हिट एंड रन केस की जांच में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि पुणे के अस्पताल में ऐसी जगह पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल लिया गया जहां सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। इसके बाद आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां के ब्लड सैंपल से बदल दिया गया। आरोप तो यह भी लग रहा है कि घटना के वक्त पोर्शे कार में मौजूद नाबालिग आरोपी के दोस्तों के ब्लड सैंपल को भी दूसरे लोगों से बदल दिया गया ताकि यह बात साबित की जा सके कि घटना के वक्त किसी ने शराब पी ही नहीं थी। आज जब पूरा देश एग्जिट पोल्स का इंतजार कर रहा है, ऐसे में चैनलों से पहले केजरीवाल ले आए एग्जिट पोल और मोदी की जीत की पक्की गारंटी बता दी है क्या। केजरीवाल फिर जेल जाएंगे और सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी हाथ से क्या। पानी के लिए तरसती दिल्ली का केजरीवाल से मोह भंग हो रहा है क्या, आज सबसे पहले इसका चैप्टर। 2024 का लंबा चला हुआ चुनाव कल आखिरी फेज की वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। कल फाइनल वोट पड़ना है और सबको कल की फाइनल वोटिंग के और बाद जो एग्जिट पोल आएगा उसका इंतजार है। सारे चैनल अपने अपने एग्जिट पोल की तैयारी किए बैठे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल भी कल शाम 5 बजे से मैं खुद आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको एक एक राज्य में एग्जिट पोल क्या कह रहा है कल शाम 5 बजे से मैं बताऊंगा। लेकिन चैनल एग्जिट पोल लेकर आते उससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल आ गया और इसमें एक तरह से केजरीवाल ने अपनी हार मान ली, इंडी गठबंधन की हार मान ली और ऐसा लग रहा है यह भी मान लिया कि नरेंद्र मोदी की बंपर जीत होने वाली है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे भाई। देखिए, जो केजरीवाल कह रहे थे, आपको याद होगा केजरीवाल कह रहे थे ना कि उन्हें वोट दिया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि आप केजरीवाल के लिए वोट कीजिए और केजरीवाल जेल जाएंगे और 5 तारीख को, 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को वो बाहर आ जाएंगे। वही केजरीवाल आज ये कहने लगे हैं कि जेल जा रहा हूं, पता नहीं कब तक जेल में रहूंगा। यानी केजरीवाल ने एक तरह से खुद मान लिया है कि वो हार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं और इसलिए अब उन्हें जेल में लंबा अंदर रहना होगा।
ये एक तरफ से एग्जिट पोल से पहले केजरीवाल का अपना एग्जिट पोल है, जो आज की उनकी बातों से क्लियर दिख गया। भाई खुद ही कह रहे थे कि मैं 4 को जीतूंगा, 5 को बाहर आ जाऊंगा। अब खुद कह रहे हैं कि मैं अब लंबा अंदर रहने वाला हूं, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब मोदी की बंपर जीत हो रही है, नरेंद्र मोदी की, वरना ये तो 5 को बाहर आने वाले थे। ये केजरीवाल का एग्जिट पोल नहीं है तो और क्या है। सुनिए केजरीवाल ने पहले क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। आपने खुद सुन लिया अरविंद केजरीवाल का एक तरह का ये एग्जिट पोल। 4 तारीख को मैं जेल से नतीजे देख रहा हूंगा, और अगर आपने अच्छी मेहनत कर दी और हम चुनाव जीत गए तो मैं 5 को बाहर आ जाऊंगा। ये कहने वाले केजरीवाल आज कह रहे हैं कि इस बार इन लोगों ने मुझे लंबा अंदर रखने की तैयारी की हुई। यानी पब्लिक ने मेहनत नहीं की इनके लिए, लग रहा है इनको भी समझ में आ गया कि केजरीवाल लंबा अंदर गए, 5 को नहीं आ रहे बाहर। और 5 को इसलिए तो नहीं आ रहे होंगे क्योंकि फिर इनको वोट नहीं पड़े हैं। यानी केजरीवाल जो पहले कहते थे कि वोट दो तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि जेल तो लंबा अंदर जाना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि केजरीवाल कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी जीत को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर। वो मान रहे हैं कि जेल से छूटकर प्रचार करने का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि केजरीवाल आखिरी वक्त तक पूरा जोर लगा रहे हैं। कल पंजाब में वोटिंग है तो केजरीवाल ने आज ही अपना वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में केजरीवाल ने परसों जेल में सरेंडर की बात की। वैसे तो केजरीवाल ये वीडियो कल भी जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज इसे जारी किया क्योंकि कल पंजाब में वोटिंग है और केजरीवाल के लिए दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी करो या मरो की स्थिति है। इसलिए आज केजरीवाल ने फाइनल वोटिंग से ठीक पहले वीडियो मैसेज जारी किया और इसमें माता पिता वाला इमोशनल कार्ड भी खेला। सुनिए जरा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बनके अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। यानी केजरीवाल जेल जाने से पहले अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि इस बार जेल जाने के साथ साथ क्या केजरीवाल की कुर्सी भी जाएगी, क्योंकि अब तक तो केजरीवाल की अपनी मर्जी चल रही थी। वो जेल जाकर भी सरकार चला रहे थे। केजरीवाल और उनके लोग यही कहते रहे कि चाहे जो हो जाए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सरकार जेल से ही चलाएंगे। लेकिन इस बार जब केजरीवाल जेल जा रहे हैं तो उससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी बात कह दी, जिससे लग रहा है कि केजरीवाल ने भले ही इतने दिनों तक जेल से सरकार चला ली, लेकिन अब यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस बार एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने शायद अपना मन बना लिया है कि करना क्या है। केजरीवाल के जेल जाने और जेल से सरकार चलाने को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी बात कह दी। एलजी वीके सक्सेना ने 2 टूक कहा है कि केजरीवाल की सरकार जेल से नहीं चल सकती, हमें दिल्ली की जनता के हित का ध्यान रखना है। केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने नहीं दे सकते। सरकार चले या न चले यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली को अव्यवस्थाओं के गर्त में नहीं झोंक सकते। दिल्ली वालों को सुविधा पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या करना है यह समय आने पर पता चल जाएगा। यानी एलजी वीके सक्सेना ने इशारा दे दिया है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, और अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। केजरीवाल खुद माने बैठे हैं कि इस बार वो लंबा अंदर गए। अब लंबा अंदर गए हैं, चुनाव भी खत्म हो जाएगा। उनकी बातों से लग तो नहीं रहा कि उनको दिल्ली में वोट पड़े हैं, तो दिल्ली की जनता ने फिर फैसला सुना दिया है कि केजरीवाल जी को कहां जाना है। लेकिन केजरीवाल फिर भी अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा तो नहीं देंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल तो जेल जाने से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। उसके बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में निचली अदालत में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका लगाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में ही केजरीवाल ने नियमित जमानत की भी याचिका लगा दी। 1 जून को अंतरिम जमानत और 7 जून को नियमित जमानत पर सुनवाई होगी। केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर 1 जून तक जवाब मांगा है। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार और रैली कर रहे थे। क्या सीएम केजरीवाल का स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा था? भाई ईडी कह रही है कि इनको जांच करानी थी अगर तबीयत खराब थी तो, और अगर घूम घूम के प्रचार कर सकते तो तबीयत कौन सी खराब है फिर? हालांकि 1 जून यानी कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने पर सुनवाई होगी। ईडी ने इसके लिए अपने जवाब तैयार कर लिए। उसके बाद 7 जून को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उनका वजन कम हो गया और बाहर आने के बाद वजन बढ़ ही नहीं रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि कई तरह के मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत है। एक बार केजरीवाल जी को सुनिए, फिर केजरीवाल के वजन कम होने के दावे का सच भी बताता हूं। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। केजरीवाल के मुताबिक उनका वजन जेल में 6 किलो कम हो गया। आपने शब्द सुने, उन्होंने कहा जेल में उनका वजन 6 किलो कम हो गया। लेकिन तिहाड़ जेल की तरफ से केजरीवाल के वजन को लेकर जो जानकारी दी गई है वो तो कुछ और ही बता रही है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक जेल में पहले दिन केजरीवाल जी का वजन 65 किलो 65 केजीज पहले दिन। जेल में वो 29वें दिन केजरीवाल जी का जब वजन लिया गया तो उनका वजन 1 किलो बढ़ गया, 66 किलो था। और जिस दिन जमानत मिली उस दिन केजरीवाल जी का वजन 64 किलो था। यानी 65 किलो पे अंदर गए थे, बीच में बढ़ते बढ़ते 66 किलो हुआ, फिर 1 किलो घट गया शुरुआती दिन से और 64 किलो पर आ गया। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जारी इस जानकारी से लग रहा है कि केजरीवाल अपने वजन को लेकर पूरी बात नहीं बता रहे। तिहाड़ में पहले दिन केजरीवाल का वजन 65 किलो था, तो केजरीवाल कैसे कह रहे हैं कि उनका वजन जेल जब गए थे तो 70 किलो था? जेल में कोई वीआईपी जाता है तो उसके हेल्थ को लगातार मॉनिटर किया जाता है, डेली वजन होता है, कोई दिक्कत होने पर फौरन ट्रीटमेंट भी मिलता है। केजरीवाल का वजन कम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पिछले हफ्ते भर से दिल्ली वालों का वजन पानी ढूंढते ढूंढते कम हो गया है बॉस। दिल्ली में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकर से हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने गर्मी को देखते हुए पहले से इंतजाम नहीं किए। चाणक्यपुरी से लेकर नई दिल्ली, गीता कॉलोनी से लेकर सीआर पार्क, साउथ दिल्ली तक न जाने कितने ही इलाके हैं दिल्ली के जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। कहीं दिन में एक बार टैंकर आ रहा है, कहीं हफ्ते में एक बार आ रहा है। सोचिए, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लोग बिना पानी के गुजारा कर रहे हैं। जब दिल्ली वालों का गला सूखने लगा और पानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, तब जाकर केजरीवाल की नींद टूटी। पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने आज पहली बार कुछ बोला है। कल तक तो केजरीवाल चुनाव प्रचार में ही व्यस्त थे। जमानत भी प्रचार के लिए मिली थी तो केजरीवाल वही कर रहे थे। ये अव्यवस्थाएं और बढ़ जाएंगी जब केजरीवाल जेल जाएंगे। अभी तो जब केजरीवाल जेल के बाहर हैं, तब उनके लोग ये स्थिति नहीं संभाल पा रहे। जेल के अंदर जाकर क्या कर लेंगे बॉस? वहां से फिर कहेंगे कि मैंने बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा है। कोई भी जाएगा, मंत्री मिल के आएगा, कहेगा वही पूछ रहे थे मेरे लोग ठीक है ना। अरे बॉस, बाहर आप हैं तभी ठीक नहीं है। वैसे भी जब से केजरीवाल जेल से छूटे हैं उनका मन सिर्फ चुनाव प्रचार में ही लग रहा है। अब जाकर केजरीवाल को दिल्ली में पानी के संकट का होश आया। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी की सप्लाई कम हो गई। बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। बीजेपी हरियाणा और यूपी की अपनी सरकारों से बात करे, 1 महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवाए। दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम की खूब सराहना करें। मतलब यहां भी सब बीजेपी को करना है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ये बैठेंगे और पानी जो है वो ढूंढ ढूंढ के लाला के भर भर के बीजेपी देगी। लेकिन केजरीवाल को दिल्ली की कितनी फिक्र है, ये आज उनके बयानों से पता चल रहा है। जेल जाने और सरेंडर करने को लेकर केजरीवाल ने जो लंबा वीडियो शेयर किया, उसमें फ्री बिजली, फ्री दवाइयां, फ्री बस यात्रा का जिक्र तो किया, लेकिन फ्री पानी का नाम नहीं लिया। सुनिए, केजरीवाल को फिर दिखाऊंगा कि भीषण गर्मी में दिल्ली वाले कैसे पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है।
आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। यानी केजरीवाल जी के मुताबिक सब चलता रहेगा। तो बहुत सब चलता रहेगा तो इसका मतलब ये समस्या भी चलती रहेगी क्या? और इलाज है तो आज ही ना कीजिए। इतने दिनों से दिल्ली वाले पानी के लिए परेशान हैं। घंटों के इंतजार के बाद जैसे तैसे थोड़ा पानी जमा कर पा रहे हैं। इतने गंभीर संकट पर केजरीवाल ने सिर्फ एक ट्वीट करके हाथ झाड़ लिया। केजरीवाल को शायद अभी भी नहीं दिख रहा कि दिल्ली वाले कितने परेशान हैं। हम कोशिश करते हैं कि शायद केजरीवाल जी को दिल्ली वालों का यह संघर्ष दिख जाए। यह तस्वीर चाणक्यपुरी इलाके की है। यहां टैंकर से पानी सप्लाई हो रही है और किस तरह से लोग पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, एक बार खुद देखिए। टैंकर रुका नहीं कि लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जल्दबाजी में कि कहीं पानी खत्म ना हो। एक और तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए लाइन में लग रहे हैं। पानी से भरी बाल्टी, डिब्बा जो हाथ में लग रहा है उसे उठाकर घर ले जा रहे हैं। ये देखिए बच्चे। जिस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से केजरीवाल विधायक है, वहां का भी हाल आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली की विवेकानंद कॉलोनी का हाल है। कैसे पानी के लिए लोग जैसे जंग लड़ रहे हो, उसकी भी तस्वीरें आई। सुनिए विवेकानंद कॉलोनी के लोगों का दर्द, जहां से केजरीवाल जी विधायक हैं। फिर केजरीवाल सरकार ने पानी के संकट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है वो भी बताता हूं। पानी के यहाँ 20 साल हो गई यही समस्या रहती है। यहाँ जब गर्मी का मौसम आता है हर साल यही रहता है। सर इधर में 2 टैंकर हैं सुबह शाम, उसके बाद कोई पानी नहीं है। ये शिविर चल रहा है एक बस, उसके बाद में अब 9:30-10 बजे तक आएगा। उसके बाद पानी नहीं है, फिर आएगा 3 साढ़े 3 बजे, 4 भी बज जाए 5 भी बज जाए। तो जो सरकार जो पानी का टैंकर भेजती है उससे पूरा नहीं हो पा रहा है? नहीं, पूरा नहीं हो पाता। एक ही टैंकर आते हैं एक टाइम में। पानी के लेकर तो प्रॉब्लम है, और क्या लेकर प्रॉब्लम है? पानी मिले है किसी के? बहुत ज्यादा समस्या है, इसलिए झेलना पड़ रहा है। झेलना पड़ रहा है, क्या करें सर, वो तो समस्या जो है वो तो झेलना ही पड़ेगा। ये नई दिल्ली का क्षेत्र है जहां लोगों के बीच में पानी को लेकर के एक गहरी समस्या बनी हुई है। पानी को लेकर के लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है और लोग किसी न किसी तरीके से अपनी पानी की पूर्ति को लेकर के, अपनी जरूरतों को लेकर के पूरा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन उनकी जरूरतों को न तो पानी टैंकर पूरा कर पा रहा है और न ही उनकी जरूरतों को ये छोटे जो पानी के तरीके जो इनके पास है उन तरीकों से पानी की आपूर्ति हो पा रही है। आज पानी नहीं है तो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार कह रही है फलाना नहीं दे रहा, ढिमकाना नहीं दे रहा, ये राज्य नहीं दे रहा, वो राज्य नहीं दे रहा। आपको याद होगा इसी तरह से इन लोगों ने कोविड के संकट के समय कहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है दिल्ली में और वो फलाने की वजह से है, उसकी वजह से है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी तो क्या पता चला था कि दूसरे राज्यों का जो हिस्सा है वो भी दिल्ली में आ गया था ऑक्सीजन का। कोरोना के समय जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे राज्यों के हिस्से का ऑक्सीजन। आज पानी के लिए वही स्थिति। आपको दिल्ली की हालत और दिखाऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि पानी के संकट पर केजरीवाल सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है। दिल्ली में पानी संकट के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी की मांग की गई। 1 महीने तक इन राज्यों से दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए कहा गया। केजरीवाल सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इन राज्यों से दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए कहे, जबकि केजरीवाल सरकार तो यह कह रही थी कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा। यानी आरोप भी लगाना और हल्ला हंगामा भी करना। सुप्रीम कोर्ट के अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी है मदद के लिए। आतिशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा है कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लिए पानी का प्रावधान किया जाए, चाहे वो हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कोई और राज्य हो, जो पानी देने में सक्षम है वो दे दे। दिल्ली वालों को परेशानी ना हो, इसके लिए इस मुद्दे पर फौरन दखल देने का अनुरोध करते हैं। बॉस मुझे ये बताइए, इतना आप लोगों को दिल्ली की हालत पता नहीं है क्या होती है नहीं होती है गर्मी में? आपने पहले क्यों नहीं ये सब समस्या होगी इस पर बात कर लेते, पहले ही कह देते कि भैया हमको गर्मी आएगी तो पानी दे देना। और इतने 10 साल से आपकी सरकार है, आज भी लोग टैंकर का पानी पी रहे हैं। पानी की एक समस्या ये जो है ये 1 या 2 इलाके तक नहीं है, दिल्ली के कई हिस्सों में फैली हुई।
गीता कॉलोनी की तस्वीर देखिए, जहां 4 से 5 हजार की आबादी के लिए पानी के एक टैंकर आता है और वो भी कुछ ही मिनटों में खाली हो जाता है। यहां तो लोग कह रहे हैं कि पानी के लिए मारपीट हो जाती है बॉस, लाठी डंडे चल जाते हैं। देखिए गीता कॉलोनी से ग्राउंड रिपोर्ट, फिर बताऊंगा कि दिल्ली के एलजी ने पानी संकट पर केजरीवाल सरकार की कैसे क्लास लगाई। एक गाड़ी। अच्छा, कितना पानी मिलता है यहाँ पे? किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। बहुत तगड़ा लड़ाई झगड़ा सर, पुटम-पुटी हो जाता है, लट चल जाता है। पानी में लेने बहुत समस्या होती है, क्योंकि पानी में देखो कितना, एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग हैं इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता। कभी कभी आपस चले जाते हैं, पानी खरीद के लाते हैं या नहीं तो कभी कहीं से देखते हैं। बहुत दिक्कत होता है पानी की। टैंकर एक ही आते हैं। पानी तो और भी चाहिए, डबल टैंकर कम चाहिए यहाँ पे, सिंगल होता नहीं है। कम 4-5 हजार आबादी है यहाँ पर, पानी पूरा नहीं पाता सबको। सुनवाई नहीं करता, क्या करेगा, गर्मी महीना है, पानी बिना लोग तरस जाता है। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है, इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है। इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है। सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब दुखी झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है, कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली में पानी के संकट के लिए केजरीवाल सरकार दूसरों पर दोष लगा रही। वहीं दिल्ली के एलजी ने पानी संकट की असली वजह बताई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि यूपी और हरियाणा से तो पूरा पानी आ रहा है, लेकिन वजीराबाद प्लांट का रिजर्वॉयर पिछले 10 साल से साफ नहीं हुआ है, जिससे उसमें सिल्ट जमा हो गई और इसी वजह से उसकी क्षमता 250 मिलियन गैलन प्रतिदिन से 16 MGD हो गई। एलजी कह रहे हैं कि 2013 से पहले इसकी सफाई हर साल होती थी। सुनिए एलजी को और समझिए कि दिल्ली में पानी का संकट क्यों पैदा हुआ है। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट इस वजह से पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बराज का जो रिजर्वर है, जहां हरियाणा से आया पानी जमा किया जाता है, लगभग पूरी तरीके से सिल्टेड है। इसके कारण इस रिजर्वर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी, वो अब घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई है। 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं कराई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। यह केजरीवाल मॉडल है, जब भी कोई समस्या आए उसको ऐसे उठाओ और दूसरे के कंधे पे डाल दो। इसकी वजह से दूसरों को दोष देना, अपना काम ना करना, यह इंडी गठबंधन का कैरेक्टर बन गया। यही काम वो लास्ट फेज की वोटिंग तक कर रहे हैं। आजकल इंडी गठबंधन के निशाने पर पीएम मोदी का मेडिटेशन है और पाठशाला में अब इसी की क्लास। मोदी ध्यान में, राहुल अखिलेश तनाव में। चुनाव का रिजल्ट कैसे पता लग रहा है बॉस? 7वें फेज की वोटिंग के पहले विपक्ष ने खुद मोदी का प्रचार क्यों किया, अब जरा इसका चैप्टर देखिए। इंडी गठबंधन को एग्जिट पोल की चिंता हो रही, रिजल्ट की चिंता हो रही, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई टेंशन ही नहीं दिख रही। वो एकांत में मेडिटेशन कर रहे हैं और विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी के संकल्प के बीच देश के लिए जो गुड न्यूज आई है, पहले आपको वो बता देता हूं, फिर आगे की बात बताऊंगा। बड़ी खबर यह आई है कि देश की जो जीडीपी है उसको लेकर बड़ी अच्छी खबर आ गई। साल 2023-24 में जीडीपी की ग्रोथ 8.2% दर्ज हुई है, जबकि 2022-23 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7% थी। जीडीपी में इस उछाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। अमेरिका, चाइना जैसे लोग तरस रहे हैं कि किसी तरह से 5% क्रॉस कर जाएं। यूरोप के देश ना को चने चबवा दिया है अर्थव्यवस्था ने उन लोगों को, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे जो नरेंद्र मोदी ने किया है। 8.2% की ग्रोथ रेट, ये अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत। वो भी कोरोना के संकट के बाद और युद्ध के संकट के बीच। और उसके बाद ये आरोप लगा पूरे चुनाव में कि नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था खराब कर दी। और ये जो आरबीआई का अनुमान था, उसने 7% कहा था, उससे भी ज्यादा ग्रोथ हुई है देश के अंदर, 8.2। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साल 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ का डेटा यह दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में गति है और हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि 8.2 की ग्रोथ यह दिखाती है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था ही
दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। पीएम मोदी ने लिखा कि यह तो आने वाली चीजों का सिर्फ एक ट्रेलर भर है। मेडिटेशन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान देश की तरक्की पर है, लेकिन इंडी गठबंधन का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन की फोटो वीडियो कहीं वोटिंग से पहले आ रही है। जो इंडी गठबंधन बड़े अंतर से अपनी जीत का दावा कर रहा है, उसे यह लगता है कि पीएम मोदी के ध्यान मुद्रा वाली तस्वीरें लास्ट फेज में अचानक से चुनाव पलट देंगी और वोटर पीएम मोदी की मेडिटेशन वाली फोटो देखकर बीजेपी को जिता देगा। अभी तक हार रहे थे, अब जीत जाएंगे लास्ट फेज। इसी लॉजिक से इंडी गठबंधन इस बात पर एतराज जता रहा है कि पीएम मोदी की ध्यान लगाने वाली तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं। पीएम मोदी क्यों ध्यान लगाने के वक्त अपने साथ कैमरा ले, क्यों टीवी पर पीएम मोदी के ध्यान लगाने वाली तस्वीरें आ रही। इन सवालों का जवाब खुद इंडी गठबंधन को देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इस मुद्दे पर 2 दिन से इंडी गठबंधन ने ऐसा तूफान मचाया हुआ है जिससे जाने अनजाने में वो खुद पीएम मोदी का प्रचार कर रहे हैं, उनके मेडिटेशन का जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, वो जाते वहां मेडिटेशन करते, अपना उनका काम होता है। इतना छाती पीट लिए ये लोग कि हर जगह हेडलाइन चल गई, हर जगह बात होने लगी कि मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं। भाई, जिसको नहीं भी पता था वो भी पता कर रहा है कि मोदी जी ऐसा क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, कहां चले गए। तो ये लोग क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं भगवान जाने, खुद ही नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए ना, अगर इंडी गठबंधन इस मुद्दे का विरोध नहीं करता तो इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बनता, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि सब लोग खुद से सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तस्वीरें सर्च करने लग गए। सबसे पहले आप भी पीएम मोदी की ध्यान लगाने वाली कुछ तस्वीरें देखिए जिसकी आज दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही। इस वक्त पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन कर रहे हैं। पीएम मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें उनकी आंखें बंद हैं और वो ध्यान मुद्रा में बैठे दिखते हैं और ओमकार का जप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम है जहां पीएम मोदी ये साधना कर रहे हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने ओम लिखा हुआ है जिस पर ध्यान लगाने से मदद मिलती है। पीएम मोदी ने मस्तिष्क पर त्रिपुंड चंदन लगाया हुआ है। एक बार पीएम मोदी के ध्यान लगाने वाली इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताता हूं कि अखिलेश और राहुल कैसे तनाव में, यहां मेडिटेशन चल रहा है, वो वहां अलग तनाव में। चुनावी शोर और दुनियादारी से दूर पीएम मोदी एकांत में ध्यान साधना में पूरी तरह लीन। आज सुबह पीएम मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सूर्य नमस्कार के साथ ही पीएम मोदी ने सूर्यदेव को जल अर्पण किया। सूर्यदेव को जल अर्पण करने के बाद पीएम मोदी ने फिर से अपनी साधना शुरू कर दी। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी योग साधना भी कर रहे हैं। उन्होंने सूर्यदेव के सामने भी ध्यान साधना की। वो कुछ देर रॉक मेमोरियल का भ्रमण करते दिखे, कुछ देर वो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने भी ध्यान लगाते हुए दिखे। जरा एक बार ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान साधना कैसे की, कैसे कर रहे हैं, उसकी एक एक डिटेल भी आपको बताता हूं। कल शाम से उनकी साधना शुरू हुई। 1 जून की दोपहर तक साधना चलनी है। इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत पर हैं, सिर्फ भगवान का जाप कर रहे हैं। ध्यान साधना के दौरान पीएम मोदी कोई अन्न भी ग्रहण नहीं कर रहे, वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर है। लेकिन जो विपक्ष कल तक ये जोर लगा रहा था कि किसी तरह भी पीएम मोदी की साधना वाली तस्वीरों का प्रचार ना हो, उस विपक्ष के नेताओं ने आज खुद पीएम मोदी की साधना वाली तस्वीरों का जमकर प्रचार किया। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने पीएम मोदी की साधना वाली तस्वीरों को ट्वीट किया और उन पर हमला बोला। इसी तरह कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने भी पीएम मोदी की ध्यान साधना वाले वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि अप्सराओं की जगह कैमरा नाच रहा है मोदी जी का ध्यान भंग करने के लिए। कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने पीएम मोदी की ध्यान साधना वाला वीडियो ट्वीट किया और पीएम मोदी पर अटैक किया। यानी नरेंद्र मोदी को कोसने के चक्कर में ये लोग खुद नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रचार करेंगे, अपना मेडिटेशन दिखाएंगे तो हम लोग भाई
ये गलत हो जाएगा। अरे तो आपका उनके मेडिटेशन की तस्वीरों की बात कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी ध्यान साधना में लीन है, उधर इंडी गठबंधन सियासत में लीन है। पीएम मोदी की ध्यान साधना को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी कन्याकुमारी में नाटक कर रहे हैं। तो छोड़ना दीजिए बॉस, काहे आप परेशान हो रहे हैं अगर वो नाटक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि शायद पीएम मोदी की तपस्या में कोई कमी रह गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी कन्याकुमारी में मार्केटिंग, फोटो खिंचवाने और शूटिंग करने गए। आप लोग भी चले जाइए। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन कैसे पीएम मोदी को घेर रहा है, फिर बताता हूं कि 4 जून के नतीजों को लेकर इंडी गठबंधन में कैसे खलबली मची है और ये लोग क्या एग्जिट पोल लेकर आए। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000 4000 कितने पुलिस 10,000 तक वहां पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। पीएम मोदी अभी ध्यान साधना में लीन है, वो मौन व्रत पर है, इसलिए बीजेपी के नेता विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार ने विपक्ष की तुलना असुरों से कर, ये भी सुनिए। वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति से दूर चले गए। ये व्यक्ति जब सावन में मटन खाते हो, नवरात्रा के पहले ये मछली खाते हो, और जब जब सनातन के संतान अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर करके अपना ध्यान, योग और पूजा करते हैं, तो ये असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी नतीजों को लेकर एकदम रिलैक्स है। इंडी गठबंधन कल नतीजों पर मंथन करने के लिए मीटिंग करने वाला है। उधर बीजेपी के अहम रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह परिवार के साथ मंदिर दर्शन कर रहे हैं। कल अमित शाह ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए थे। कल से लेकर आज तक वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं। इसी तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मां नैना देवी मंदिर में दर्शन किए। आप देखिए कि नतीजे आने से पहले जो हाइपर माहौल है, उसमें भी नरेंद्र मोदी एकदम शांत है। वो एकांत में चले गए, मौन साधना में लीन हो गए, जबकि इस चुनाव में उनके जितनी मेहनत तो किसी ने की भी नहीं। सबसे ज्यादा उत्सुकता तो उनको होनी चाहिए थी रिजल्ट की, लेकिन नरेंद्र मोदी का लेवल अलग है। वो ऐसे माहौल में भी खुद को एकदम शांत रखे हुए हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको यह लग गया हो कि आप जीतने वाले हैं, या फिर आपने, जैसा गीता में है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल से अपने आप को दूर कर लो। नरेंद्र मोदी ने कर्म कर दिया, जितना प्रचार करना है सब कर दिया, इलेक्शन लड़ लिया। अब तो जो रिजल्ट आना है वो आना है। उन्होंने खुद को शांत किया, अब नेक्स्ट फेज के लिए तैयार है कि भैया मैं जीतूंगा, फिर मुझे देश को आगे ले जाना है। दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन की बेचैनी देखिए। उनके नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे उनकी बेचैनी के कई संकेत मिल रहे हैं और रिजल्ट के भी संकेत मिल रहे हैं। जैसे पहला संकेत अखिलेश यादव के बयान से मिल रहा है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क रहने के लिए कह दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो एक बेहद जरूरी अपील कर रहे हैं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिए और किसी भी प्रकार के बीजेपी के बहकावे में ना आइए। अखिलेश यादव ने बताया कि वो ये अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने योजना बनाई है कि वो अपनी मीडिया मंडली से अलग अलग चैनल पर यह कहलवाएंगे कि बीजेपी को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा झूठ फैलाकर बीजेपी आपका मनोबल गिराना चाहती है, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए बीजेपी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। इसलिए ये सजगता जरूरी है। मतलब अलग लेवल है बॉस इनका। वही 500 mg पैरासीटामोल, 650 mg पैरासीटामोल घपला हो गया। उसी तरह से अभी तक था कि ईवीएम में हैकिंग करके जीतते हैं बीजेपी वाले। अब यह हो गया है कि ईवीएम ठीक है, काउंटिंग के समय कुछ अधिकारियों को मिला लेते हैं। तो बॉस उन अधिकारियों से कोई तो अधिकारी होगा जो आके बोले कि भाई मैंने घपला किया है। अखिलेश यादव के इस बयान से इंडी गठबंधन की बेचैनी समझ में आ रही।
अच्छा, अभी तो कोई एग्जिट पोल आया ही नहीं, इनको पहले ही पता है कि एग्जिट पोल में बीजेपी 300 के करीब दिखेगी। तो यह भी बताता है कि रिजल्ट किधर जाएगा, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को 140 सीट नहीं आ रही, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वोटिंग में धांधली करेगी। मतलब तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतने बड़े लेवल पर धांधली करेगी कि वो 140 में 130 सीट जोड़कर पूर्ण बहुमत ले लेगी? अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी के बयान में भी नतीजों की टेंशन दिख रही है। राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं से इसी तरह अलर्ट रहने की अपील की है। सुनिए एक बार राहुल गांधी को। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। लास्ट मिनट तक आंख गड़ा के रखने बोले हैं राहुल जी। विपक्ष की एक बेचैनी का संकेत इस बात से भी दिखता है कि कल पोलिंग के बाद जो एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे, उस एग्जिट पोल की डिबेट में कांग्रेस ने खुद को पहले ही दूर कर लिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 4 जून के नतीजे कल लॉक हो जाएंगे। उससे पहले नतीजों से जुड़े अनुमान और टीआरपी के लिए होने वाली बहस में हिस्सा लेने की उन्हें कोई वजह नहीं थी, इसलिए कांग्रेस किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो 4 जून के बाद होने वाली बहस में खुशी खुशी शामिल हो। भाई ये पहली बार तो एग्जिट पोल नहीं हो रहा जो आपको पता चल गया कि भाई रिजल्ट लॉक हो गया है, तो एग्जिट पोल का पे बहस का मतलब क्या है? और आप तो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को 140, 150, कोई 120 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, यानी बीजेपी हार रही है। तो आइए एग्जिट पोल में चर्चा कीजिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं जताकर उससे दूरी बना रही है, कह रही है कि उसे किसी अनुमान में नहीं फंसना है, जबकि पूरे चुनाव में कांग्रेस के नेता और इंडी गठबंधन के नेता खुद अनुमान ही लगाते रहे नंबर का, तब इन्हें किसी तरह के अनुमान से दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस का तो यह इतिहास रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं गए, न्यूज एंकर्स का बॉयकॉट किया, और अब एग्जिट पोल की डिबेट में नहीं जा रहे। आप यह भी देखिए कि एग्जिट पोल से दूरी बनाने वाली कांग्रेस की अपनी यूनिट खुद अपना सर्वे जारी करके यह दावा कर रही है कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही। तो आप क्यों स्पेकुलेशन फैला रहे? मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे कांग्रेस गठबंधन 332 +-5, बीजेपी गठबंधन 196 +-5, क्षेत्रीय दल अन्य 21 +-5। 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। कांग्रेस पार्टी तो अपना अलग एग्जिट पोल चला रही है, लेकिन मीडिया डिबेट से उसे दिक्कत है। यानी अब आप सोचिए कि ऐसी हालत है कि जीतने का कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में चर्चा करने का कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं है। तो समझ जाइए नतीजा किधर जाता है इनको लग रहा है। लेकिन देश किधर जाता लग रहा है, अगले चैप्टर से आपको एकदम क्लियर दिखेगा। सब चुनाव में व्यस्त रहे, मोदी जहाज भरकर सोना विदेश से क्यों ले आए? पीएम मोदी का वो एक्शन जो भारत के गोल्डन डेज वापस ला रहा है, जरा देखिए ये सोने का चैप्टर। बॉस, एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मुगल आए, फिर अंग्रेज आए और सबने भारत को सैकड़ों सालों तक ऐसा लूटा कि देश आजाद हुआ तो ऐसे दिन भी देखने पड़े जब भारत को अपना गोल्ड यानी सोना विदेश में जाकर गिरवी रखना पड़ा, जिससे देश चलाने के लिए कुछ पैसा उधार मिल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग ने सब कुछ बदल दिया है। आज भारत इस मजबूत स्थिति में है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन की बैंक में रखा भारत का 100 टन गोल्ड, 100 टन सोना वापस मंगवा लिया नरेंद्र मोदी ने। यह है नए भारत की ताकत बॉस, कि दिया था जब गरीब थे, दिया था जब कमजोर थे, अब भारत मजबूत, अल्लाह वापस कर। विदेशी बैंक से अपना गोल्ड वापस लाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए देश की इकोनॉमी और देश के प्रधानमंत्री दोनों का मजबूत होना पहली शर्त है। इसके बारे में आपको आगे एक एक चीज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व करने वाली खबर यह है कि भारत का 100 टन यानी 1 लाख किलो गोल्ड वापस भारत आ गया है। आज भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, जीडीपी ग्रोथ 8% के पार है। पूरी दुनिया में भारत की जीडीपी की स्पीड पर हल्ला मचा हुआ है कि बॉस कैसे ये लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर पा रहे। इस सब के बीच भारत का 100 टन गोल्ड वापस आ गया। 100 टन गोल्ड वापस आने से भारत के खजाने में कितना फायदा होगा यह आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि 100 टन गोल्ड किस तरह भारत आया है। दरअसल भारत का 400 टन से ज्यादा गोल्ड विदेशों की बैंक्स में जमा है।
उसमें से 100 टन गोल्ड आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस भारत मंगा लिया है। आसान भाषा में कहूं तो भारत का गोल्ड अब अंग्रेजों की तिजोरियों में नहीं बल्कि भारत की तिजोरी में रखा जाएगा। यह 100 टन गोल्ड लंदन में मौजूद बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगवाया गया है। भारत का 200 टन से ज्यादा गोल्ड ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में जमा है। 1991 के बाद देश में यह पहला मौका है, 91 के बाद पहला मौका जब 100 टन गोल्ड भारत लाया गया है। आप देखिए कि पिछले 33 सालों में कोई भी सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि विदेशों में जमा भारत का सोना गोल्ड वापस ला सके। नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1962 से 1968 के बीच में नेहरू और इंदिरा सरकार के दौर में गोल्ड को लेकर ऐसा कानून बनाया गया कि 1991 आते आते भारत की इकोनॉमी डूबने के कगार पर आ गई। भारत के पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए पैसे खत्म हो गए। थैंक्स टू नेहरू जी, थैंक्स टू इंदिरा जी, ऐसी इनकी पॉलिसीज रही। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि 100 टन गोल्ड का भारत आना कितनी बड़ी जीत है और आज की तारीख में यह गोल्ड कितना कीमती है। जो सोना आया है बॉस, जरा समझिए, ये देश के लिए गर्व की बात है। आप जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी है, वो घर का लोन चुका देता है, इतना कमाने लगता है, कंधे से लोन का कर्ज बोझ झाड़ देता है, ये गर्व की बात होती है उसकी। वैसे ही एक देश अपना सोना वापस ला सके, ये गर्व की बात है। कितना गोल्ड भारत लाया? गोल्ड लाया भारत 100 टन। 100 टन का मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ 1 लाख केजी, 1 लाख किलो, इतना सोना लाया है भारत। और गोल्ड की कीमत क्या है? गोल्ड की कीमत चल रही है 74 लाख रुपए पर केजी। 74 लाख रुपए पर केजी, यानी इसकी कुल कीमत, जितना गोल्ड आया है उसकी कुल कीमत कितनी है आपको पता है? 74,000 करोड़ रुपए। इतना सोना भारत अपना वापस ले आएगा। लाओ, दो मेरा भाई सोना। ब्रिटेन से 100 टन सोना लाना कोई आसान काम नहीं था। इस निर्णय को लेने के लिए कई इंटरनेशनल प्रेशर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को स्टडी किया गया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर कई ऐसे पहलू थे जिसमें रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा था। जैसे ब्रिटेन से 100 टन गोल्ड भारत लाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय और आरबीआई, जबकि ब्रिटेन की वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच कई मीटिंग्स हुई। दोनों देशों में सहमति बनने के बाद 100 टन गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई महीनों तक प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन के कई पहलुओं को देखा गया। इसके लिए सबसे पहले गोल्ड को ट्रकों के जरिए लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इसके बाद स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारत के 2 शहर मुंबई और नागपुर में यह 1 लाख किलो सोना आया। लंदन से लेकर मुंबई और नागपुर तक जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अब यह 100 टन गोल्ड ट्रकों के जरिए मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस और नागपुर में पहुंचा दिया गया है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि इस गोल्ड पर आरबीआई को कस्टम ड्यूटी से तो छूट मिल गई, लेकिन सरकार को जीएसटी चुकानी पड़ी है। दरअसल यह नियम है कि इंपोर्ट किए गए सामान पर जीएसटी देना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि घर में गोल्ड का भंडार होना आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत है। यही नियम देश पर भी लागू होता है। इस पर पीएम मोदी लगातार देश में गोल्ड का भंडार बढ़ाते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व देशों में शामिल हो गया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास करीब 882 टन गोल्ड का भंडार था। इसमें से करीब 414 टन गोल्ड विदेशों में जमा था, जबकि पिछले साल मार्च 2023 में गोल्ड का भंडार करीब 795 टन था। यानी पिछले साल के मुकाबले रिजर्व बैंक ने करीब 27 टन गोल्ड ज्यादा खरीदा है। इसमें भी पिछले 4 महीनों में आरबीआई ने रिकॉर्ड स्तर पर 24 टन गोल्ड खरीदा था। अगर इस गोल्ड की कीमत की बात की जाए तो मार्च 2023 में इस गोल्ड के भंडार की कीमत 2,30,733 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 2,74,714 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अब यह भी समझिए कि भारत अपना गोल्ड रिजर्व विदेशों में क्यों जमा करता है और इसे पीएम मोदी ने फिर भारत लाने का फैसला क्यों लिया। भाई, देश में चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी का अपना काम चलता रहता है देश का, उधर वो चुनाव में व्यस्त थे, विपक्ष का सोना उठना गड़बड़ाया हुआ था, ये देश के सोने में लगे हुए।
गोल्ड वाला सोना। विदेशों में गोल्ड रखने की एक वजह यह है कि गोल्ड की सेफ्टी की जा सके और इसके खतरे को कम किया जा सके। दरअसल युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता में देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए गोल्ड के भंडार को अलग अलग देशों में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो गोल्ड के भंडार होने से उस देश की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति मजबूत होती है। इससे वो विदेशों से इंपोर्ट आसानी से कर सकता है। विदेशों में गोल्ड स्टॉक रखने से महंगाई दर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। विदेशों में गोल्ड रिजर्व रखने का मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आज की तारीख में भारत की जीडीपी ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से 8.2% पर पहुंच गई। इसके अलावा भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड भंडार रखने के लिए एक महंगी फीस देनी पड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1962 से 1968 के बीच नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसी कई गलतियां की जिसकी वजह से 1990 आते आते भारत कंगाली की कगार पर आ गया। 1962 में नेहरू सरकार देश में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेकर आई, जिसमें बैंक्स की तरफ से दिया जाने वाला गोल्ड लोन बंद कर दिया गया। 1963 में 14 कैरेट से ऊपर के सोने के गहने बनाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 1968 में आम जनता को सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट रखने से रोक दिया गया। इसके अलावा सोने के गहने बनाने वाले छोटे व्यापारियों को 100 ग्राम से ज्यादा सोना रखने की परमिशन ही नहीं थी। गोल्ड के बड़े व्यापारियों को आपस में गोल्ड एक्सचेंज करने पर भी रोक लगा दी गई। कांग्रेस सरकार को यह भरोसा था कि ऐसा करने से गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा और उससे इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत में गोल्ड की तस्करी और हवाला कारोबार बहुत बढ़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में गोल्ड का एक अलग काला बाजार खड़ा हो गया इन लोगों के चक्कर में। इसका नतीजा यह निकला कि 1990 में वीपी सिंह सरकार को गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 को वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक देश का बहुत नुकसान हो चुका था। साल 1991 में चंद्रशेखर सरकार को $400 मिलियन जुटाने के लिए विदेशों में करीब 47 टन गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। आज नरेंद्र मोदी अपना सोना वापस ला रहे हैं। ऐसी भी सरकारें रही जिनको गोल्ड रखकर कर्जा लेना पड़ा, जैसे आप फिल्मों में नहीं देखते, साहूकार के पास गए, सोना दिए, पैसा लेके आए। वो देश को करना पड़ा था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने अपनी किताब फोक्स इन द रोड नाम की किताब में यह बताया है कि 1991 में इस गोल्ड को मुंबई एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज के जरिए विदेशों में भेजा गया था। यही वजह है कि अब पीएम मोदी भारत के गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने में लगे। जितना सोना देश के खजाने में रहेगा उतनी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भाई आप किसी भी देश से डील कर सकते हैं, वो कहेगा कि मान लो तुम्हारे आपके रुपए की वैल्यू हम क्यों माने, नहीं चला, कैसे करोगे आप, क्या करोगे? और सोना रखा हुआ है और सोने की कीमत ऊपर ही रहती है, मुंह पे मारेंगे तुम्हारे सोना तो वो तुरंत आपके पैर में गिरता है। सोना मजबूत बनाता है और नरेंद्र मोदी वही कर रहा है। गर्मी और हीट वेव अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। यूपी के मिर्जापुर में चुनाव की ड्यूटी पर आए 5 होमगार्ड समेत 7 लोगों की हीट वेव की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोलिंग पार्टी रवाना करते वक्त कई कर्मचारी अचानक बेहोश होकर गिरने लगे, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 7 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं बिहार के औरंगाबाद में लू लगने से एक ही दिन में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए। बिहार ही नहीं, पूरे देश के या कहिए कि आधे भारत में लू के जबरदस्त थपेड़े पड़ रहे हैं। प्रचंड हीट वेव की वजह से देश भर में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में लू की चपेट में आने से 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी गर्मी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया है। बिहार में 65 और ओडिशा में 40 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से जान गंवा चुके हैं। झारखंड में भी गर्मी की वजह से 11 लोगों की मौत की खबर है। गर्मी का किसी भी इंसान के ऑर्गन्स पर पड़ने वाला असर भी आप समझिए। दरअसल ब्रेन, जो आपका दिमाग है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से अधिक पसीना बहने से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे शरीर का सिग्नल सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए अधिक गर्मी में चक्कर आना, कंफ्यूजन होना, दिमाग से जुड़ी दूसरी समस्याएं कॉमन हो जाती है। हार्ट, दिल, इंसान का शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे खून को बॉडी के कोर में और गर्म खून को बॉडी के ऑर्गन्स से दूर स्किन की निचली सतह पर भेजता है। गर्मी बढ़ने पर इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। इस वजह से दिल में खून की कमी से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक हर साल नए रिकॉर्ड बना रही गर्मी के लिए क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ी वजह मानते हैं, लेकिन सनातन के धर्मशास्त्रों में धरती
पर गर्मी बढ़ने का जिक्र सदियों पहले किया जा चुका है। बढ़ती गर्मी को लेकर विष्णु पुराण में जो बातें लिखी गई हैं वो सच होती नजर आ रही हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक धरती और देवलोक में समय अलग तरह से चलता है। धरती पर 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन देवलोक का एक दिन धरती के एक वर्ष के बराबर होता है। वहीं देवलोक का एक वर्ष धरती के 360 सालों के बराबर होता है और देवलोक के 12,000 वर्ष यानी धरती के 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। ऐसे में धरती पर महीनों के अनुसार मौसम में बदलाव होता है, लेकिन देवलोक में यह बदलाव धरती की तुलना में सदियों बाद होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब एक चतुर्युग बीतने के बाद धरती पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाती है, यानी धरती पर मौजूद सभी संसाधन खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं और धरती पर सूखा पड़ने की शुरुआत हो जाती है। इसका असर पूरे संसार पर पड़ता है। भीषण गर्मी से चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देता है, पानी की कमी होने लगती है और इंसान भी गर्मी की वजह से निढाल होने लगता है। विष्णु पुराण में ऐसे हालात को धरती पर प्रलय की शुरुआत का संकेत माना गया है और गर्मी की मार के जिस तरह के हालात हाल के सालों में दुनिया भर के अलग अलग देशों में नजर आ रहे हैं, उससे विष्णु पुराण में लिखी बातें सही साबित होती दिख रही हैं।